हेलो बच्चों, मैं मधुमाला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से ग्रामश्री नामक इस कविता का पठन करेंगे। बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने ग्रामश्री का पहला भाग पहले ही पढ़ लिया है। उसी पर आधारित अब इस कविता की आगे चर्चा होगी। तो आज मैं आप सबके सामने ग्रामश्री, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, इस कविता का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में बताया था इस कविता के बारे में कि ग्रामश्री का अर्थ क्या होता है, यानी गांव की शोभा। तो गांव की शोभा किससे होती है? सुंदरता से होती है। यानी कि जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा कि हम गांव की सुंदरता का मनोहारी चित्रण जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी इस कविता में किया है, उसी के बारे में आगे हम इस कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, लेकिन पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम पहले भाग में अब तक हमने जो पढ़ा है उसकी एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लें। तो अब तक हमने पहले भाग में क्या पढ़ा, आइए जानें। कविता में गांव के खेतों का सौंदर्य चित्रण किया गया है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। मैंने ये बताया था कि जो बच्चे कभी गांव नहीं गए हैं, शहर में ही रहते हैं, शहर का जीवन यापन करते हैं, तो उनको गांव के बारे में, उसकी सुंदरता, उसकी हरियाली, उन सब चीज़ों का आभास कराने के लिए ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस कविता को ही पढ़ेंगे तो आप गांव की उस छटा को अनुभव कर पाएंगे। तो यहाँ पर कवि ने इस कविता में हमें ये भी बताया था कि किस प्रकार से जब प्रकृति अपना सौंदर्य निखारती है तो वह फलों से लद जाती है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कवि ने हरियाली, चारों तरफ की हरियाली का वर्णन तो किया ही है और साथ ही साथ खेतों में उगने वाली फसलों, फूलों, फलों इत्यादि के बारे में भी इसका वर्णन हमें करवाया है। कवि ने यह भी बोला है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो क्या होता है, जगह जगह पर फूलों के ऊपर कौन मंडराते हैं? तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां और रंग बिरंगे फूल कवि को देखने में ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो जो फूल हैं वो स्वयं ही उड़ उड़ के दूसरे फूलों पर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इस सुंदरता की अभिव्यक्ति हमें ग्रामश्री के पहले भाग में देखने को मिलती है। और उन्होंने मौसम अर्थात ऋतुओं के बारे में भी हमें पहले भाग में समझाया था कि किस प्रकार से पतझड़ के मौसम में ढाक और पीपल जैसे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन जैसे हर पत्तों के झड़ने के बाद नए पत्ते जो कोपल होते हैं वो स्वयं उगते हैं, तो वसंत ऋतु के आगमन पर जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, है ना, हम कोई त्योहार होता है तो नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही प्रकृति भी नए कपड़े धारण करती है। कब? वसंत ऋतु में। तो उस वसंत ऋतु का मनमोहक चित्रण कवि ने ग्रामश्री के पहले भाग में हमने पढ़ लिया है, उसमें किया है। तो चलिए अब इस कविता को जारी रखते हैं और दूसरा भाग शुरू करते हैं। आगे कविता में यानी फसलों, फूलों, फलों के ऊपर चर्चा करते हुए अब यहाँ कवि किसके बारे में हमें बता रहे हैं, देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अंवली से तरु की डाल जड़ी। बच्चों, जैसा कि मैं हर बार बोलती आई हूँ कि कविता वाचन के साथ साथ मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी, क्योंकि यदि हम शब्दों के अर्थ जान लेंगे तो कविता बहुत ही सरल हो जाती है। तो यहाँ पर पीले मीठे यानी पीले रंग के मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। चित्तियाँ किसे कहते हैं? दागों को।
आप देखते हैं ना, जो अमरूद होते हैं या कोई फल होता है तो उसके ऊपर कभी कभी दाग लग जाते हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर। और किसके बारे में चर्चा की गई है? बेर के बारे में। कवि कह रहे हैं वो पक गया है। अंवली से तरु की डाल जड़ी। अंवली कहते हैं आंवले को। और यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि आंवलों से, जो आंवले के पेड़ होते हैं, ऐसा लग रहा है कि उस पर रत्न जड़ा हुआ है। चलिए अब भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में फल के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अमरूद के पेड़ों में फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अमरूद पक चुके हैं। और बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। और आंवले के फल से तो पूरी डाली ऐसी लग रही है जैसे वह जड़ी की तरह लगाई गई हो। देखिए यहाँ पर कवि की कल्पनाएं। वो आंवले के पेड़ों पर जो आंवले जड़े हुए हैं उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? वो उसकी तुलना एक तरह का रत्न होता है, पत्थरों से, चमकीले पत्थर होते हैं ना, रत्न जड़ित पत्थर, उससे कर रहे हैं। यानी जैसे कोई हार होता है गले में पहनने वाला, उसमें रत्न जड़े होते हैं। तो कवि ने कहा प्राकृतिक सुंदरता के रूप में देखा जाए तो आंवले के पेड़ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंवले वहाँ पे रत्न की भांति जड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से जब किसी वृक्ष पर फल पक जाते हैं तो आप उसके पास से भी गुजरेंगे तो आपको उसकी भीनी भीनी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू आती है। तो कवि का कहना यही है कि अब तो अमरूद भी पक चुके हैं। और इसका पता कवि को कैसे चलता है? क्योंकि अमरूद पर चित्तियां पड़ गई हैं, यानी दाग लग गए हैं। तो इसी की चर्चा इन पंक्तियों में की गई है। चलिए देखें अगली पंक्तियां। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल और मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया है आपको, जिसमें आप पहचान पाएंगे कि कौन से पालक हैं और कौन से धनिया हैं। तो आइए पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। लह लह पालक अर्थात लहराता हुआ पालक, मह मह धनिया महकता हुआ यानी खुशबूदार धनिया, लौकी औ अर्थात और, लौकी जो सब्जी होती है बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है। सेम फली, सेम जिसे हम अंग्रेजी में बीन्स कहते हैं। फली फैली यानी वो तो गुच्छों में उगती है, बहुत सुंदर लगती है, इस सुंदरता को बढ़ाती है, प्राकृतिक सुंदरता को। मखमली टमाटर हुए लाल यानी टमाटर जो हैं बहुत ही कोमल और लाल लाल प्रतीत हो रहे हैं कवि को। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों अर्थात मिर्च, बड़ी यानी बड़ी सी, और हरी थैली, थैली किसे कहते हैं? एक थैला जिसमें सामान हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने शब्दार्थ जान लिया है, अब भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सब्जियों के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। पालक पूरे खेत में लहलहा रहे हैं और धनिया की सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम पूरी जमीन पर इधर उधर फैली हुई है। टमाटर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे मखमल बिछा हुआ हो, और मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थैली की तरह लग रही है। यहाँ पर बच्चों कवि ने मिर्च के पौधों को हरी भरी थैली क्यों कहा? क्योंकि आप देखते होंगे जो मिर्ची का पौधा है वो गुच्छों में लगता है, एक साथ लगता है, और जो बड़ी बड़ी मिर्च होती है वो थैलियों जैसे, ऐसा लगता है किसी ने पौधों पर थैलियां लटका के रखी हैं। और उन थैलियों के जैसे थैला किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम सामान को रखने के लिए। तो जो मिर्च होती हैं वो थैले के समान कवि को प्रतीत हो रही हैं। तो वो कह रही हैं कि इस प्राकृतिक सुंदरता का कहना ही क्या, यहाँ पर अनेक तरह की सब्जियाँ सुंदर सुंदर अलग अलग रंग के यहाँ पर उगी हुई हैं और वो धरती की सुंदरता को चार चांद लगा रही है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती,
सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर खरबूजों की खेती। बच्चों, यहाँ पर गंगा के तट की सुंदरता का बखान किया गया है, यानी गंगा के किनारे का जो जो क्षेत्र होता है उसके बारे में कहा गया है। बालू के सांपों से अंकित, अंकित का अर्थ होता है जिस पर निशान पड़े हों। और गंगा की सतरंगी रेती, यानी गंगा घाट का या गंगा के आसपास के क्षेत्रों में सतरंगी यानी विभिन्न रंगों वाली, 7 रंगों वाली, ठीक है, रेती अर्थात रेत। सुंदर लगती है सरपत छाई, सरपत का अर्थ होता है घास, यानी कभी भी जहाँ नदी होती है उसके आसपास जंगली घास अपने आप ही उग आती है, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। तट पर तरबूजों की खेती, और कवि ने क्या पाया कि गंगा के तट पर खरबूजों की खेती भी हुई है। तो आइए पढ़ें इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन किया है। गंगा के रेतीले किनारों पर बालू में लंबी लंबी लकीरें बन गई हैं। वे लकीरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे कई सांप सोए हुए हों, और जब सूर्य की किरणें उस रेत पर पड़ रही हैं तो वह रंग बिरंगी सी नजर आ रही है। वहाँ पर सरपत बिछी हुई तरबूज की खेती भी बड़ी ही सुंदर लग रही है। बच्चों, इन पंक्तियों में आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये चित्र जो मैंने आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किया गया है, रेतीले, आपने रेत के जो टीले देख रहे हैं, इस पे जो बालू हैं उस पे एक आकार बना हुआ है। तो कवि को ये आकार कैसा प्रतीत हो रहा है? उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे सांप वहाँ पर सोए हुए हों, है ना? आप स्वयं देख सकते हैं। और कवि ने क्या क्या देखा कि गंगा के तट पर तरबूजों की खेती भी हुई है, जो देखने में बहुत ही मन भावन लग रही थी। तो कवि ने इसी की चर्चा, इसी की अभिव्यक्ति इस कविता में की है। आगे बढ़ते हैं अगले पंक्तियों की तरफ। अंगुली की कंघी से बगुले कलघी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलीन पर मगरौठी रहती है सोई। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले शब्दों के अर्थ जानेंगे। अब यहाँ अंगुली से कंघी से बगुले, अर्थात जब कवि गंगा के तट पर जब घूमने गए होंगे तो उन्होंने वहाँ पर किन किन जीव जंतुओं को देखा, प्रकृति की सुंदरता क्या क्या देखी, उन सब का वर्णन किया है। तो यहाँ पर उन्होंने बगुले को देखा। अंगुली से कंघे से बगुले, अंगुली उंगलियों को कहते हैं। कलघी सवारते हैं, कलघी यानी सिर, सिर के ऊपर का हिस्सा, संवारते यानी उसे सजाते हैं। तिरते, तिरते का अर्थ होता है तैरना। जल में सुरखाब, सुरखाब किसे कहते हैं? चकवा पक्षी को, चक्रवाक पक्षी को। ये दो विभिन्न विभिन्न एक ही जैसे नाम हैं। पुलीन पर, पुलीन का अर्थ क्या हुआ? किनारा, यानी किनारे पे बैठे उन्होंने सुरखाब पक्षी के बारे में उसकी चर्चा की है। मगरौठी रहती है सोई, मगरौठी क्या होता है? वह एक पक्षी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने गंगा के तट की सुंदरता का बखान किया है। आइए अब जानते हैं इसका भावार्थ। पास में कोई बगुला अपनी उंगलियों से अपनी कलगी में कंघी कर रहा है, पानी में सुरखाब तैर रहे हैं और किनारे पर मगर अलसाया सा सोया हुआ है। यानी गंगा के तट पर उन्होंने जिन जिन जीवों को देखा उसी की यहाँ पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि उनकी नज़र सबसे पहले किस पे गई? एक बगुले पर गई। जो बगुला क्या कर रहा था? आपने अक्सर देखा होगा, बगुले पानी में पैर डुबाए हुए एक पैर को अपने सिर के ऊपर रखते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो शांत मुद्रा में खड़े हैं। लेकिन कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उंगली से, यानी उंगली नुमा कंघी से अपने बालों को क्या कर रहा है? कंघी कर रहा है, अपने आप को संवार रहा है। और कवि ने क्या देखा कि पानी में सुरखाब तैर रहे हैं और वहाँ पर मगर यानी मगरमच्छ, वो भी अलसाया हुआ सोया सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर गंगा तट के आसपास के क्षेत्रों की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य
का बखान कवि ने किया है। आगे बढ़ते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। तो यहाँ पर जो सर्दी की जब धूप आती है उसकी चर्चा की गई है। सर्दी की धूप सबको बहुत अच्छी लगती है। हसमुख हरियाली यानी सदैव हंसती हुई कौन? हरियाली। तो यहाँ पर हरियाली का मानवीयकरण किया गया है। हिमपात यानी कि सर्दी की धूप। सुख से अलसाए यानी सर्दी के दिनों में जो आलस आता है उसकी चर्चा की जा रही है। भीगी अंधियाली सी निशी की, ठीक है, निशी अर्थात रात की। तारक स्वप्नों में से खोए यानी तारक अर्थात तारे, स्वप्नों अर्थात स्वप्न, उसमें खोए हुए। अब जानते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। अपनी इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, वहाँ की शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरलता से वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी के धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ते हैं तो वह इस तरह चमक उठती है मानो वो खुशी से झूम रही हो, और कवि को यह दोनों अलसाए से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई सी जान पड़ती है, जिसमें तारे मानो किसी सपनों में सोए हुए से लगते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब सर्दियों में जब धूप आती है, सर्दियों में वैसे भी नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या होता है कि छोटे बच्चे वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो उसी आलसपन की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि वो सुंदरता जो सर्दियों के मौसम की होती है, वहाँ पर जब धूप आती है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं खेतों पर, तो खेतों की हरियाली कैसी प्रतीत होती है? वो और सुंदर लगती है। ठीक है, लोग उसे देखते हैं तो उसकी चमक, उसकी शोभा अपने आप ही देखते बनती है। और तारक स्वप्नों अर्थात तारे जो हैं, कवि को ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि सर्दियों में वे भी अलसा गए हैं और घोर निद्रा में चले गए हैं और स्वप्न देख रहे हैं। तो देखा जाए तो यह एक बहुत ही सुंदर सजीले एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। आगे कहा है कि मरकत डब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अर्थात यहाँ पर उस मौसम का जिक्र किया जा रहा है जब चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, शांति रहती है, तब कवि को कैसा लगता है? ये पंक्तियाँ उसी की चर्चा पर है। तो मरकत का पहले अर्थ जान लेते हैं। मरकत का अर्थ होता है पन्ना नामक रत्न। ये एक तरह का रत्न होता है, जेम होता है। ठीक है। डिब्बे सा खुला ग्राम, ग्राम का अर्थ मैंने पहले ही बताया था। ग्राम का अर्थ होता है गांव, जिस पर नीलब नभ आच्छंदन, नभ यानी आसमान, नीलम यानी नीले रंग का वो होता है, वो भी एक रत्न होता है। तो ये जो ऊपर प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा की जा रही है कि ऊपर बिल्कुल नीले रंग का आच्छादन है, नभ है, चारों तरफ से फैला हुआ है। निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत, यानी हिमपात के बाद एकदम शांत रूप धारण किए हुए इस गांव की चर्चा की जा रही है। निज शोभा से हरता जनमन, यानी उसकी अपनी स्वयं की जो खूबसूरती है, जो अनोखी छटा है, जो हिमपात के समय देखने को मिलती है हमें कि घरों के छतों पर बहुत सारे बर्फ जम जाते हैं, तो ये जो शोभा है उसकी चर्चा की गई है। आइए जानते हैं इसका भावार्थ। ऐसे में नीली आंखें आसमान के नीचे गांव ऐसा लग रहा है जैसे जवाहरातों का डिब्बा खुला पड़ा हो।
जिसमें आकाश ने नीले रंग की चादर उड़ा रखी हो या ढक रखी हो और इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो गांव की शांति है, खूबसूरती है, सौंदर्य है, ये एक खुले हुए रत्न के डिब्बों के समान है। ऐसा लगता है किसने रत्न का डिब्बा खोल के छोड़ दिया हो। क्यों ऐसा उन्हें लगा? क्योंकि ऊपर नीला आकाश और नीचे हरियाली और बर्फ से ढके हुए घर। तो कवि की कल्पना ये कह रही है कि इस सौंदर्य का तो कोई तोड़ ही नहीं है। यानी यहाँ पर गांव बहुत ही सुखी है, संपन्न है और लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ग्रामश्री का दूसरा भाग भली भांति समझ में आया होगा। बच्चों, अब तक हमने कविता वाचन के साथ साथ शब्दार्थ और शब्दार्थों के साथ साथ उसके भावार्थ के बारे में चर्चा की है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? हरता जनमन यानी जो सबके दिलों को आकर्षित करता है, ऐसा कवि ने अंत में क्यों कहा है? आइए जानते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक वातावरण बेहद मनोहर है, मनोरम है और सौंदर्य से भरा हुआ है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। अतः गांव का अद्भुत नज़ारा सबके मन को छू जाता है। इसीलिए कवि ने इसे हरता जनमन कहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? हमने अंतिम पंक्तियों में से पढ़ा था डिब्बा अर्थात बक्सा, तो उसे क्यों मरकत का डिब्बा कहा गया है, जवाहरातों का डिब्बा क्यों कहा गया है? उत्तर जानते हैं। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि मरकत क्या होता है? एक प्रकार का रत्न होता है जिसका प्रसिद्ध नाम पन्ना है। यह रत्न हरे रंग का होता है। कवि ने मरकत के हरे रंग की तुलना किससे की है? गांव की हरियाली से की है। जिस प्रकार मरकत चमकता हुआ हरा भरा सा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार धरती भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकती हुई कैसी दिख रही है? हरी भरी सी, क्योंकि चहु और क्या होता है? हरियाली छाई होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमरूद और आंवला जैसे फल और उनके पेड़ कवि का मन क्यों लुभा रहे हैं? तो इसका उत्तर जानते हैं। कच्चे हरे दिखाई देने वाले अमरूद अब पककर पीले रंग के हो गए हैं और उन पर लाल लाल चित्तियां भी पड़ गई हैं। पेड़ के फल पककर सुनहरे और खुशबूदार और मीठे हो गए हैं। आंवले की डालियां छोटे छोटे आंवलों से जड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इस कारण यह फल और पेड़ कवि को स्वयं आकर्षित कर रहे हैं, यानी लुभा रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ग्रामश्री का दूसरा भाग आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी के साथ विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।